कहा करता हूँ डीएनए के आधार पे कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल्यवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। डरने की जरूरत नहीं है, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए उस अधिकार को हासिल करने के लिए हमें संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूरे देश में ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 21 फरवरी 2023 से यह राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए आरंभ की गई और आगामी 21 फरवरी 2024 तक ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा जम्मू कश्मीर तक जाने तक ये जारी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में यह राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा का आगमन 21 मार्च से हुआ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए आज यह राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कानपुर नगर में पहुंची, जहां विभिन्न इलाकों में लोगों ने इसका इस्तकबाल किया, वेलकम किया, स्वागत किया और लोगों ने जुलूस निकाले, पैदल मार्च किए। इसके लिए हम लोग तहे दिल से आभारी हैं। साथियों, पूरे देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ने के लिए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाली ताकतों को रोकने के लिए ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा निकाली गई। सवाल ये खड़ा होता है कि आज के तारीख में राष्ट्रीय स्तर पे हम ईवीएम का क्यों विरोध कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया और 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे यह बात कही जजमेंट में कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं है। यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए भारत में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता, यानी मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो सकता। सिर्फ भारत के ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट नहीं दिया। 2006 में नीदरलैंड ने पाबंदी लगाई। 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तत्काल उस वहां के सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लगातार ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता रहा। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है डेमोक्रेसी के लिए, यानी लोकतंत्र के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और लोकतंत्र में जो नागरिकों को वोट का अधिकार है उसके लिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है, असंवैधानिक उपकरण है। इसके जरिए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से यानी मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। दुनिया के तीसरे बड़े लोकतांत्रिक देश इंडोनेशिया ने 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन किया। भारत से सटा हुआ देश, पड़ोसी देश बांग्लादेश है। 6 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किया। टेक्नोलॉजी के मामले में, तकनीकी के मामले में दुनिया के जो विकसित देश हैं, दुनिया के जो विकसित देश हैं आज के तारीख में उन्होंने अपने यहाँ ईवीएम पर
पाबंदी लगाई। दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिकल कंट्री हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, अगर उन लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो भारत सहित 11 देश ही आज के तारीख में हैं जहां ईवीएम इस्तेमाल होता है, बाकी किसी भी देश में ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता है। अभी ब्राजील में लाखों लोग ईवीएम के खिलाफ सड़कों में आए। पिछले 2 दशक से लगातार भारत में कांग्रेस और बीजेपी के लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करके इस देश के बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के वोटों पर डाका डाल के चोरी करके वो सत्ता में जा रहे हैं। आखिर इन कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियों को वोटों की चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? वोटों पर डाका डालने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो उसकी वजह एकमात्र बहुजनों का आंदोलन जिंदा करने वाले, पुनर्जीवित करने वाले बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की वजह से ये 3.5% जो मनुवादियों की पार्टियां हैं उनको मजबूरन भारत में वोटों पर डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए भारत में ईवीएम ही लाना पड़ा। और लाने का जो सिलसिला शुरू हुआ 1981 में DS4 के प्लेटफॉर्म से जब बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब हरियाणा से चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय डोर टू डोर लोगों को वोट के मूल्य को, वोट के महत्व को समझा रहे थे। समाज वोट को बेच देता था, वोट का मूल्य पता नहीं था, वोट का महत्व पता नहीं था। समाज को सिर्फ इतना ही पता था कि वोट का अधिकार सिर्फ राजा चुनने का अधिकार है। ये नहीं पता था कि वोट का अधिकार राजा बनने का भी अधिकार है। ये बात बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन, और जब वो DS4 से चुनाव लड़ रहे थे, हरियाणा से पहला उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उन्होंने समाज को ये बात समझाया कि वोट का अधिकार सिर्फ राजा चुनने का अधिकार नहीं है, बल्कि राजा बनने का भी अधिकार है। और नारा दिया 3.5% मनुवादी पार्टियों को कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नारा दिया बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने। इनके कान खड़े हो गए, इनके कान खड़े हो गए कि अगर इसी तरह से बहुजनों के अंदर जागृति बढ़ती रही और ये सोच पैदा हो जाएगी कि हमारे बीच का आदमी हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, जो हमारी समस्याओं पर पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के अंदर संघर्ष करे, ये सोच जिस दिन बहुजनों के अंदर पैदा हो जाएगी उस दिन कांग्रेस और बीजेपी की दुकान परमानेंट बंद हो जाएगी। इसलिए ये परमानेंट दुकान बंद होने की जो बढ़ती हुई जागृति थी, उसके काउंटर में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर भारत में 1981 में नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, चलेगा। 1982 में कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर रिजोल्यूशन पास करके भारत में 1982 में ईवीएम लाया। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है, असंवैधानिक डिवाइस है, उसे भारत में चुनाव प्रक्रिया में अमल में लाने के लिए लाया और लाकर भारत के लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या करने का काम किया, लोकतंत्र के मूल्यों का गला घोटने का काम किया। और इस देश में आज के तारीख में कोई ऐसा इलेक्शन हो, आपकी नजरों से हर 5 साल बाद चुनाव गुजरते हैं, कभी नगर पंचायत के, कभी ग्राम पंचायत के, तो कभी विधानसभाओं के, तो कभी लोकसभाओं के चुनाव अलग अलग हिस्सों में होते हैं। कोई ऐसा चुनाव पिछले 3 दशक का आप अगर इतिहास के पढ़ो तो कोई चुनाव देखने को मिलता है कि जिस चुनाव में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रक्रिया अमल में लाई गई हो। ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से, मुक्त और निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया अमल में लाई जाए, इसके लिए ही भारत के संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग का इसीलिए प्रोविजन किया गया
क्या प्रावधान किया गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कंडक्ट कराना। लेकिन अगर पूरे भारत के इलेक्शन कमीशन के इतिहास को अगर उठा के पढ़े और चीफ इलेक्शन कमिश्नरों के इतिहास और उनके कैरेक्टर को पढ़े, उनके किरदार को पढ़े, तो मात्र टीएन शेषन को छोड़कर भारत में जितने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने वो सारे सत्ताधारी पार्टियों के रखेल थे। वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि रूलिंग पार्टी के नॉमिनेटेड वो इलेक्शन कमिश्नर थे। और जितने रिटायर्ड हो गए, अभी वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव जी हैं, इन सभी का नार्को टेस्ट कराया जाए तो अभी पता चल जाएगा ये किसके लिए काम कर रहे हैं। ये देश के लिए काम कर रहे हैं या लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं या इस देश के संविधान के लिए काम कर रहे हैं। ये बातें खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि ये जो भारत में निर्वाचन आयोग की संस्था को जिम्मेदारी लगाई गई, आप टीएन शेषन के कार्यकाल को जब पढ़ेंगे, जब इंदिरा गांधी ने टीएन शेषन पर प्रेशर बनाया, उन्हें सवाल जवाब किया, टीएन शेषन इंदिरा गांधी के हाथों के कठपुतली बनने वो स्वीकार नहीं किए। उन्होंने कहा मैं कोई घोड़ा नहीं हूं, मैं कोई घोड़ा नहीं हूं कि सरकार उस पर घुड़सवारी करे, मैं निर्वाचन आयुक्त हूं और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त हूं। और भारत की जो निर्वाचन आयोग संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट के पैलरर है। उसकी शक्तियां, उसकी ताकत भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के पैलरर है। लेकिन आज तक उन शक्तियों का अगर भारत में पूरी ईमानदारी के साथ इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए कर्मचारी अगर उसको अमल में लाते तो आज भारत में लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा होते और भारत वैश्विक लेवल पे जो लोकतंत्र का सूचकांक है, इंडेक्स है, उसमें 150वें नंबर पे नहीं पहुंचता। आज भारत का लोकतंत्र कहां खड़ा है? लोकतंत्र में क्या नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है क्या? एक तरफ कोई खालिस्तानी बात करे तो उस पर एनएसए लगाया जाता है, दूसरा आदमी हिंदू राष्ट्र की बात करे उस पर एनएसए क्यों नहीं लगा रहे हो? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की, उस संविधान के अंदर फर्स्ट आर्टिकल लिखा, पहला अनुच्छेद लिखा, इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया है वही भारत है। जो हिंदुस्तान बोल रहे हैं या भारत को अदर दूसरे से पुकार रहे हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें गर्व है भारत की संस्कृति, सभ्यता को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल फर्स्ट में जिंदा किया, इंडिया दैट इज भारत। क्योंकि भारत के जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। इसलिए वो जानते हैं कल भी उन्हें मेजॉरिटी से खतरा था। जो 3.5% लोग हैं, कल भी इन्हें मेजॉरिटी से खतरा था भारत में। अगर मेजॉरिटी से खतरा नहीं होता तो भारत में हजारों जाति के टुकड़ों में लोगों को बांटा नहीं गया होता। आपको जानकर हैरानी होगी, 6/2022 को भारत मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने यह भारत में जो प्रक्रिया चल रही है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को शोषित, पीड़ित, वंचित और गुलाम बनाने की, उसको चुनौती देते हुए कहा, इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा है, मोहन भागवत चला रहा है। और 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर का 4.5 लाख लोगों का मोर्चा ले जाकर घेराव किया। और जब घेराव किया, दूसरे दिन मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमारे पूर्वजों की बनाई गई भूल थी, इस पर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अभी 6 महीने पहले मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई।
कल भी उन्हें मेजॉरिटी से खतरा था, इसलिए भारत के मूल निवासियों को हजारों जाति के टुकड़ों में बांटने का काम किया। आज भी वो मेजॉरिटी में नहीं है कि अपने वोटों से वो गांव का सरपंच तक चुन के आए भारत में। इसीलिए उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, देश को बांटने का काम किया। इसलिए ये जो राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, इस देश के संविधान को बचाने की है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है, इस देश की एकता और अखंडता करने वाली जो ताकतें हैं उन्हें की है। अगर संविधान बचाने के लिए प्राणों की भी आहुति देनी पड़े, इसके लिए मान्यवर वावन मेश्राम साहब सड़कों पर हमेशा संघर्षरत है। आज पूरे भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं, हर इलेक्शन में मैंने कहा गड़बड़ियां देखने को मिलती है। कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हाईवे के किनारे फेंकी पड़ी मिलती है, कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होटल में मिलती है, कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी गाड़ी में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मिलती है। यही नहीं मिलती, खुद भारत का इलेक्शन कमीशन 2019 के इलेक्शन में उसके साइट पे डाटा आज भी उपलब्ध है। खुद भारत का इलेक्शन कमीशन स्वीकार किया कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ 353 सीटों पर पड़े वोटों के बाद जब गिनती की गई, या तो कम निकले या तो ज्यादा निकले। 373 सीटों पर ऐसा हुआ। उस लेटर में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटर में ये बात कही गई, 220 सीटों पर ज्यादा वोट निकले पड़े वोटों से और 153 सीटों पर पड़े वोटों से कम वोट निकले। यही नहीं, दस्तावेजी सबूत है, हवा में नहीं बोल रहे, हवा में ये परिवर्तन यात्रा नहीं चला रहे। ईवीएम के भंडाफोड़ की 2019 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी नाम का आदमी वाराणसी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा था। नरेंद्र मोदी जिस लोकसभा सीट से प्रत्याशी था, चुनाव लड़ रहा था, कुल पड़े वोट 11 लाख। जब गिनती की गई तो 12,87,000 वोट निकले, यानी पड़े वोटों से 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। इतनी तेजी से तो मुर्गी भी अंडे नहीं देती जितनी तेजी से मशीन कांग्रेस और भाजपा को वोट दे रही है। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में 17 मेयर सीटों पे गोरखपुर सीट पर क्या हुआ काजल निषाद के साथ, ये किसी से छिपा नहीं है। आज भारत में ऐसी व्यवस्था क्यों निर्माण हो रही है? क्योंकि भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसके पीछे ये समाज खड़ा है, जिनके पीछे समाज खड़ा है, जिनको नेता मान रहा है, वो चूड़ियां पहन लिए हैं, वो अपने गले बचाने के लिए सीबीआई और ईडी से डर रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव में आपको देखने को मिला होगा, हमें गर्व है चंदौली जिले के मुगल के नगर पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवार सोनू किन्नर पे समाज ने चुनकर उसे लाया, प्रशासन और बीजेपी ने मिलकर उसे हराया। जब हराया तो उसने अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी, रीकाउंटिंग कराया और 438 वोटों से वो जीत गई। उत्तर प्रदेश में जो दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी है, दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी है, उनके हर स्टेट के साथ, यही हमीरपुर में एक पुरारा ब्लॉक है, मेरी जानने वाली प्रत्याशी थी सपा की, 4 पेटियां गिनी ही नहीं, 4 पेटियां गिनी ही नहीं गई, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये जो दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियां हैं, नगर निकाय के चुनाव में आज हमें फक्र है, हिजड़े लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दूसरे और तीसरे नंबर के लोग लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर ये लड़ रहे होते तो आज समाज की ये दुर्दशा नहीं होती। इसलिए समाज को खुद जागना होगा और जगाना होगा समाज को, और संगठित होकर इस व्यवस्था को बदलना होगा। ये बदलने का महाअभियान चल रहा है, संघर्ष करने का ये महाअभियान चल रहा है। लड़ने वाले लोगों का साथ दोगे
तो इस व्यवस्था, इस गुलामी से आप आजाद हो जाओगे, गुलामों का साथ दोगे, गुलामों के साथ खड़े रहोगे, तुम्हारी किसी समस्या का भारत में समाधान होने वाला नहीं है। आज हमें फक्र है भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब पे, इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन वामन मेश्राम साहब जैसा नेतृत्व जब तक भारत में जिंदा है, इस देश के मूल्यवासियों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमें संगठित होने की जरूरत है। हम सभी लोग डीएनए के एतबार से मूल्यवासी है, डीएनए ने साबित कर दिया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। अभी इस देश को लूटकर, इस देश के राष्ट्र की संपत्ति लूटकर, डाका डालकर भागने वाले कौन लोग हैं? ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, मित्रों के मित्र, बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। हमें गर्व है, उसमें एक भी बैकवर्ड नहीं, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट नहीं, और एक भी आदिवासी शामिल नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूं डीएनए के आधार पे कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। डरने की जरूरत नहीं है। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, उस अधिकार को हासिल करने के लिए हमें संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष करने की जरूरत है। और मैं अपील करना चाहूंगा हमारे लोगों से कि ये भारत मुक्ति मोर्चा का जो ये विशाल कारवां चल रहा है, मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, इस कारवां में आप तन मन धन से शामिल हो और इस व्यवस्था से मुक्ति दिलाने का जो आंदोलन चल रहा है उसका आप हिस्सा बने। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।